वेलकम अगेन। आवाज आ रही हो तो मुझे अपना यस लिख के भेजो जल्दी से। एक बार आई जस्ट वांट योर यस एज पर दी नॉर्मल रूल, एज पर दी हम जो सभ्यता फॉलो करते आ रहे हैं, हमें एक यस लिखना पड़ेगा जल्दी से, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। चलो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने यस लिख दिया। तुम लोगों को गिन के कुछ मिनट वेट करना पड़ा। होता यार, इधर उधर चीजें हो गई थी, मैं ही पानी पीने चला गया था, ऐसे मान लो 2 मिनट के लिए। तो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सबको। और होप तुम लोग अपने घर में सुरक्षित सेफ खाना वाना खा के पानी वानी पी के बैठे होंगे। अब बिल्कुल अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करोगे सब लोग बोर्ड पे और पीपीटी पे। सुनो, आज की क्लास आज की क्लास इज मोर ऑफ अ बोर्ड क्लास रादर देन मोर ऑफ अ टीचर। तुम्हारे बीच में आज मैं और तुम्हारे बीच में कोई नहीं है। आज कोई पीपीटी बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगी। जब पीपीटी का रोल आएगा बता दूंगा। पीपीटी जब मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज कर देना। अभी सिर्फ तुम और मैं, हम पढ़ते हैं आज धमाके से, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां पे छोड़ा था, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज, पहले तो मैं तुम्हें फिर से क्लियर कर देता हूं। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज टॉपिक वो है इकोनॉमिक्स में जो दिखते बहुत ज्यादा इजी से हैं, जिनको हम कई बार इग्नोर करते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो साउंड्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं हमारे आंसर्स में। आज ऐसे ही कुछ टॉपिक है कनेक्टेड टू द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम में पढ़ा था, मैं बताया तो एक बार रिवाइज करवाता हूं 1 मिनट के लिए। क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? तुमने पढ़ा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या होता है। याद होगा सबको। डोमेस्टिक इज, हम जब टेरिटरी की इनकम की बात करते हैं, सिर्फ हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जब हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश का जो नक्शा है, बड़ा सुंदर सा देश का जो नक्शा है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो जो नक्शा है फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, वो जो नक्शा है, उस नक्शे के अंदर, टेरिटरी के अंदर, इंक्लूडिंग द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ अ टेरिटरी, अगर उसके अंदर हम कुछ भी प्रोडक्शन करें, वो प्रोडक्शन इंडियंस करें, वो प्रोडक्शन फॉरेनर्स करें, वो प्रोडक्शन इंडियन कंपनी, इंडियन पर्सन, इंडियन और इंडियन इंडिया के लोग कर रहे हो, डोमेस्टिक पर्सन, नेशनलाइज पर्सन, या फिर वो कोई बाहर की कंपनी आके करे, तो भी हम उस प्रोडक्शन को कौन सा प्रोडक्शन मानेंगे? विल कंसीडर द प्रोडक्शन एज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सबको ये बात क्लियर होगी? नहीं तो एक बार लास्ट वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगी। वैसे अभी क्लियर हो गई होगी। इसके बाहर अगर हमारे किसी इंसान ने, हमारे किसी पर्सन ने, हमारी किसी कंपनी ने प्रोडक्शन करा होगा, तो उस प्रोडक्शन को हम क्या कंसीडर करेंगे? विल कंसीडर एज अ फॉरेन प्रोडक्शन। बट हमारे पर्सन ने करा तो विल टेक इट एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम को हम ऐड कर लेंगे। दिस वॉज द थिंग। ये तुम लोगों ने भी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। यहां तक तुम लोगों ने समझ में आ गया, सबको आ गया होगा। ऐसे ही हम माइनस कर देते हैं, बहुत सिंपल सा। देखो, कॉमन सेंस तुम लोग के पास बहुत ज्यादा है। तुम लोग 21st सेंचुरी में भी हो और तुम लोग बड़े स्मार्ट से बच्चे और स्मार्ट टाइप वाले बच्चे हो, तो तुम लोग को पता होगा कॉमन सेंस वेरी कॉमन, बहुत कॉमन मिल जाता है, तुम लोग के पास है। अगर बाहर वाली इनकम को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे यहां जो लोग बैठे हैं फॉरेनर्स, उनकी इनकम को हम माइनस कर देंगे, वो इनकम डिडक्ट हो जाएगी। तो ऐसे कुछ माइनस प्लस के साथ एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में? आज की क्लास का जो टॉपिक है, टॉपिक इज, मैं तुम लोग को एक बार टॉपिक ओपन करता हूं पीपीटी पे, मैं एक बार बता देता हूं। तुम लोगों ने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार अपनी पीपीटी जूम कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस वाज टॉपिक टॉट इन लास्ट क्लास। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारे कन्वर्जन थे। ये कुछ ऐसा था, 8 कन्वर्जन। मैं जीडीपी से जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी से जीडीपीएफसी, मैं कहीं पे भी कैसे भी मूव करता था, तो आई जस्ट नीड टू ऐड और डिडक्ट समथिंग, कुछ प्लस या माइनस मुझे करना पड़ता था। वैसे ही ये कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जीडीपीएमपी, फीफा माइनस बीटा, हमने कुछ फॉर्मूला रीड करा था, ठीक है। फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। चलो, और आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज आइटम्स आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे यूजुअली गलती करते हैं। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा। कीप योर फिंगर्स अवे फ्रॉम योर कीबोर्ड। अभी पूरा ध्यान सिर्फ क्लास पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज का आज का टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम में तुम्हें पढ़ना है कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में, कौन कौन सी चीजें डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। अब इसको पढ़ने का एक तरीका है, देयर इज अ शॉर्टकट, देयर इज अ ट्रिक टू लर्न। कुछ चीजें
कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी, कुछ चीजों का ट्रिक है। ये सारी ट्रिक्स और समझने वाली चीज मिला के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं तो बताता हूं लास्ट क्लास का फॉर्मूला। फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट आज की क्लास के लिए। हम जब पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है। ट्रिक है, नहीं बताएगा कोई, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। ये यूजुअली ये मान के चलना कि हम कोई भी कन्वर्जन क्वेश्चन पूछने के हिसाब से आ जाए। कभी वो बोल देगा कि एनडीपी दिया हुआ है, जीडीपी निकालो। ये सिर्फ क्वेश्चन ट्रिक्स होती हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। असल जीवन में, इन रियल लाइफ, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पहले इनकम मिलेगी एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट इनकम से हम प्रोडक्शन निकाले। ऐसा नहीं होता भैया। होता, ये तो क्वेश्चन ट्रिक्स है ना। तो होता क्या है? होता है प्रोडक्शन से इनकम निकालनी। तो अभी हम नॉर्मल जीवन के, नॉर्मल लाइफ के ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। तो हमें यूजुअल लाइफ में क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। हम नहीं बात करते बाकी सब चीजों की। तो जीडीपी एमपी हमेशा पहले ही मिलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मार्केट प्राइस, एक साल में एक देश के अंदर कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो। अब मैं ग्रॉस वैल्यू में से सबसे पहले माइनस कर देता हूं डेप्रिसिएशन। तो जब मैं ग्रॉस में से, अच्छा मैं साइड में लिखता जाऊंगा क्योंकि मुझे फॉर्मूले को ब्रेक नहीं करना। तो अगर मैं ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये साइड वाली चीजों को अलग से ध्यान रखना। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। हम सबको पता है ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट आता है। क्यों? ये मैंने पहले तुम लोग को बता दिया है। फिर जब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो हमारा आ गया एनडीपीएमपी। अगेन डोमेस्टिक है, मुझे निकालना नेशनल इनकम है। तो मैं ऐड कर देता हूं उन बाहर वाले लोगों की इनकम जो हमारे यहां के लोग हैं बट बाहर बैठ के अर्न करते हैं हमारी कंट्री के लिए। सो विल ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, एंड विल डिडक्ट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हम कहां पहुंच जाएंगे? विल रीच टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगेन इट इज नॉट योर नेशनल इनकम, अभी भी ये नेशनल इनकम नहीं बना। फिर मैं माइनस कर देता हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस कर देते हैं सब्सिडीज। एक ये फॉर्मूले में आया, एक ये आया, और ये तीन चीजें हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन स्टेप्स करके, तीन स्टेप्स में 5 चीजें हैं, ये तीन स्टेप्स करके वी विल रीच टू एन एन पी एट एफ सी। नाउ दिस इज योर नेशनल इनकम। चलो एक बार ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग। वैसे तुम्हें मेरे साथ साथ लिख लेना चाहिए था, बट फिर भी जिसने नहीं लिखा वो लिख लो, जिसको आता है वो भी लिख लो। मेहनत हो कर लो, थोड़ी काम आएगी। जल्दी नोट डाउन करो इस चीज को और कोशिश करा करो साथ साथ लिखने की आदत डालो। चीजें बहुत इजी रहेंगी हमेशा। चलो क्या बात है, तुम लोगों ने लिख लिया। अब सुनो, अब अगर तुमसे कोई पूछे, आज का टॉपिक है कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड होती है, इंक्लूड नहीं होती। ट्रिक पहला, बहुत से लोग उसको याद करते हैं। अगर तुम लोग अपनी बुक्स में जाके देखोगे, संदीप गर्ग, सरस्वती, वीके ओरी, जितनी भी बुक्स चलती है, अरिहंत एंड ऑल 100 बुक के नाम गिना दो, सब में करीब करीब 70 प्लस, मैं मिनिमम बता रहा हूं, 70 प्लस नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती दिया हुआ है। द सेम वे 70 प्लस और 60 प्लस डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, एक्सक्लूड होती है, ये दिया हुआ है। मतलब तुम्हें 130 प्लस चीजें तो रटनी है, याद करनी है, मान के चलते हैं। जब ट्रिक है तो क्यों करना है? ट्रिक बताता हूं। अब पूरा सिस्टम देखो, यह सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, पूरा ट्रैक बना हुआ है। अब अगर तुमसे कोई पूछता है भैया बताओ कि क्या डेप्रिसिएशन, मैं तुम्हारा पहले कॉमन सेंस चेक करूंगा, मैं कोई आंसर नहीं बताऊंगा। फॉर्मूले में देखो माइनस है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, इज डेप्रिसिएशन अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और नॉट। क्या डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है, इंक्लूड होता है या नहीं होता? आई जस्ट वॉन्ट योर आंसर यूजिंग कॉमन सेंस। सामने सारे फॉर्मूले लगा हुआ है, ट्रिक है और कुछ नहीं है। बताओ, जस्ट राइट यस और नो, दे आर इन योर चैट बॉक्स।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे धड़ 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 आंसर लिखने शुरू कर दिए। नो, और सबने नो लिखा, यही यही नोप्स। अच्छा चलो, तुम लोग ऐसे स्लैंग्स भी यूज करते हो, बहुत सही। चलो, तो नो और नोप्स के साथ इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी क्लियर। डेप्रिसिएशन, ये कौन सी मेथड हो गई? दिस ट्रिक मेथड जो अभी अपने पढ़ ली, कि डेप्रिसिएशन यूज इंक्लूड नहीं होगा। बहुत से बच्चे को क्या समझते हैं, अरे सर फॉर्मूले में तो हुआ है, फॉर्मूले में हुआ इसलिए मैंने माइनस को बोल्ड कर दिया, फॉर्मूले में हुआ होगा, डिडक्ट हो गया। नेशनल इनकम में वो बोलेगा क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। वो पूछेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नहीं, माइनस कर देते हैं। वो पूछेगा इनडायरेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम? नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये पार्ट नहीं, क्योंकि माइनस हो गया। तो पहला तरीका कि कौन सी चीजें इंक्लूड होती है या कौन सी चीजें एक्सक्लूड होती है, क्या है पहला तरीका? हम सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखें। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मुझे कोई चीज समझने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कितने और फॉर्मूलेज हैं? ये है कन्वर्जन के फॉर्मूला, ये कन्वर्जन में हम यूज करते हैं। इसके अलावा तीन और फॉर्मूलेज है तुम्हें, एक इनकम मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक वैल्यू एडेड मेथड। जब हम फॉर्मूलेज करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तो मैं तुम्हें और क्लियरली बता दूंगा फॉर्मूला। अब तुम्हें फॉर्मूला अलग समझना है और तुम्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज का ये वाला पार्ट अब अलग चलेगा। ये क्यों अलग चलेगा? कि तुम्हें ये क्लियर हो गया, हम जिस दिन भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, हमें ये बात क्लियर है कि फॉर्मूले में अगर चीजें माइनस में है, इंक्लूड नहीं होता, फॉर्मूले में अगर चीजें प्लस में है तो इंक्लूड होता है। सीधी बात, नो बकवास। ये हुआ पहली चीज, बस इतना याद रखा, माइनस और प्लस का फिगर। अब आते हैं इसी इसी चीज में डोमेस्टिक इनकम के अंदर। अब देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको मैं हटा देता हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और मैं इसमें ऐड करता हूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगेन अ कॉमन सेंस कि अगर हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात मैं नहीं करता, मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है? अंतर है सिर्फ ये, यहां लिखा हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यहां लिखा है नेशनल प्रोडक्शन। हम अब डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो बोलता है डोमेस्टिक इनकम में फीफा क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि होता तो हम इसको अलग से ऐड नहीं करते। तो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में फीफा नहीं होता, और फीटा होता है, तभी हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए माइनस करना पड़ रहा है। तो जो लोग हमारे घर में बैठ के प्रोडक्शन कर रहे हैं, भले ही वो बाहर के लोग हों, हम उनको ऐड, वो हम उनको बाद में डिडक्ट करते हैं जब वो नेशनल इनकम निकालते हैं। और जो लोग बाहर बैठे हैं हमारे यहाँ के लोग, हम उन्हें बाद में ऐड करते हैं। तो अभी एडेड है, वो पूछ रहा है क्या तुम कंट्री की जब इनकम निकालते हो, डोमेस्टिक इनकम मतलब कंट्री, कंट्री मतलब हमारी बाउंड्री, हमारा मैप ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है जब हम कंट्री की इनकम निकालते हैं, सिर्फ कंट्री की, तो जो लोग ऑलरेडी अंदर बैठे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर जाने वाली इनकम गई नहीं है, क्या हम उन्हें ऐड करें? हाँ कर लो, अभी तो कंट्री के अंदर है। और जो बाहर बैठे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या उन्हें ऐड करना चाहिए? अभी नहीं, क्योंकि हम कंट्री की इनकम निकाल रहे हैं, तो कंट्री की इनकम में वो ऐड नहीं होते जो बाहर वाले हैं, तो फीफा इज नॉट एडेड इन दैट, फीटा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। ये हो गया माइनस प्लस के हिसाब से। जो भी फॉर्मूला आएगा हम उसे कैसे देखेंगे? फिर लुक इनटू दी फॉर्मूला, लाइक कि माइनस प्लस होता है तो एडेड है, माइनस प्लस नहीं होता तो एडेड नहीं है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं उस फॉर्मूले को अपन ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आज की क्लास का टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूं। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इनकम मेथड का। इनकम मेथड का फॉर्मूला है वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये एक फॉर्मूला का पार्ट हुआ, प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। दिस अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। आता होगा नहीं आता होगा अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है थर्ड, प्लस ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तीन पार्ट में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। अब देखो
कितनी सारी, ये सब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, ये कैलकुलेट करके आ जाती है डोमेस्टिक इनकम, देश की इनकम। इसमें एनएफआईए या फैक्टर इनकम प्लस करेंगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम। अब ध्यान दो, कोई तुमसे पूछेगा वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड होती है, आंसर इज यस। कोई तुमसे पूछेगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होता है, आंसर वुड बी यस। फिर पूछेगा क्या एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होता है, आंसर इज नो, क्योंकि कहीं पे भी फॉर्मूले में नहीं है। मैं रीजन ही बताता हूं क्यों नहीं ऐड होता, बट इतना क्लियर है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होता है, बट एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी ऐड नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं तुम्हें बताता हूं, ये समझ लो एक बार। तो हम एक एक करके समझते जाएंगे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड, पूछते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो यहां देखो, सपोज किसी ए नाम के बंदे की, अ पर्सन इज ए एंड सैलरी इज 20,000, उसकी सैलरी 20,000 है, तो क्या है नेशनल इनकम में काउंट होगा? यस, सैलरी मिली, नेशनल इनकम है, काउंट हो जाएगा। दूसरा, उसने अपनी सैलरी में से, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, अपनी सैलरी में से उसने अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, जिसको हम काइंड ऑफ सेविंग भी बोलते हैं, उसने अपने सैलरी में से प्रोविडेंट फंड के लिए, सेविंग के लिए 2,000 रुपए कंपनी से बोला निकाल के रख दो। एम्प्लॉय ने ही बोला भैया मेरी सैलरी में से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, पैसे निकाल के अलग से रख दो अपनी सैलरी में से। तो मुझे बताओ उसकी सैलरी कितनी बची? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताओ। उसने अपनी सैलरी में से 2,000 रुपए कंपनी से बोला अलग निकाल के मेरी सेविंग के लिए रख दो, तो उस बंदे की सैलरी कितनी बची? उस बंदे की अब सैलरी कितनी है? बहुत से लोग क्लास देख के आए हो, हाँ? चलो, फिर भी कुछ लोग हैं पकड़ में आ जाते हैं बेटा। यहाँ पे हैं कुछ लोग, आई नॉट स्पेसिफाई द नेम, मैं चलो नाम नहीं लेता हूं। बेटा 18,000 नहीं होंगे शर्मा जी, 18,000 नहीं होंगे, क्योंकि उसकी सैलरी 20,000 ही होगी। क्यों 20,000 होगी? क्योंकि वो अपनी ही सैलरी में से पैसा निकाल रहा है, सेविंग कर रहा है, उसकी सैलरी कम नहीं हो गई। क्यों सैलरी कम नहीं होगी? भाई वो अपनी सैलरी में से निकाल रहा है, वो 20,000 निकाल ले सेविंग के लिए, तो उसकी हमने उसको पैसा दे दिया, कंपनी का काम खत्म, कंपनी ने सैलरी दे दी, वो सैलरी है, वो अपनी सैलरी का कुछ भी कम करे। हाँ, अगर कंपनी बोलती है ठीक है भाई तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, तुम अपने पैसा सेव करना चाहते हो 20,000 रुपए, एक काम करो, हम भी तुम्हारे प्रोविडेंट फंड में 2,000 रुपए ऐड कर देते हैं। ये किसने ऐड करा? ये ऐड करा एम्प्लॉय ने, और ये ऐड करा एम्प्लॉयर ने, नीचे वाला। जब एम्प्लॉयर ने ऐड करा तो उसकी सैलरी हो गई 22,000। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ सैलरी होती है, एम्प्लॉयर देता है, भले ही हमें अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिल जाएगी, बट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ सेविंग। तो सेविंग, देखो बताने का मतलब क्या, दो तीन चीजें निकल के आ गई। अगर मैं कोई सेविंग करता हूं पर्सनली, तो वो कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। सेविंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम अगर मैं करता हूं तो, ठीक है। अगर ये सेविंग कोई और करे, कंपनी करे, तो अलग बात है। कंपनी अगर पैसा डिपॉजिट करती है तो वो अलग पर्पस का होता है, हम पढ़ेंगे उसको अभी। मेरी पर्सनल सेविंग कभी नेशनल इनकम पार्ट नहीं बन सकती। इसका मतलब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयर्स है। वैसे ही रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, रॉयल्टी है, मिक्स इनकम है। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ोगे, मैं पहली बता रहा हूं। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें आती है वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पहली लॉजिकल चीजें। दूसरी लॉजिकल चीजें, कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम का पार्ट बनती है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ये बात समझना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको तुम या मैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी के सिलेबस में लेते हैं, इफ यू कंसीडर द एक्टिविटी एज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि मैंने कुछ काम करा, उसके बदले मुझे पैसा मिलता है। इफ द ट्रांजैक्शन हियर इज अ प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन, कि मैंने काम करा, मैंने गुड्स बेचे, मैंने अपनी ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल दी, या मैंने अपना पैसा लगाया कंपनी में। चार चीजें होती हैं। इफ आई एम ए लेबरर, आई कैन गिव माई लेबर। इफ आई एम ए लैंड होल्डर, आई कैन गिव माई लैंड टू समवन। If I am the capital owner, I can give my capital and earn interest. And if I am the entrepreneur, I can give my risk-taking ability to someone, to the company, and I'll earn profit from that.
मैं वहां से प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो ऐसी कोई भी चीज जब मेरा कुछ देना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है एंड दैट इज प्रोडक्टिव, तो वो चीजें नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगी और डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट हो जाएगी। ये लॉजिकल चीज समझ में आती है। चलो तीसरी बात, प्रोडक्टिव, दूसरी चीज लिख लो। पहला हमें फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, दूसरा हमें प्रोडक्टिवनेस ऑफ द चीजें देखनी। तीसरी चीज, ऐसी कोई भी इंटरमीडिएट चीज काउंट नहीं होती जिसको हमने यूज करा है फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में ऑलरेडी एडेड है। तो कोई भी चीज जो इंटरमीडिएट होगी दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम उस चीज को ऑलरेडी गुड्स के पार्ट में यूज कर चुके हैं। तो अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो मैं बार बार उसको यूज करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज डबल ट्रिपल मल्टीपल काउंटिंग में चली जाती है। अगर मैंने सीधा एग्जांपल है यार, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। सपोज आई एम कैलकुलेटिंग दी प्राइस एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, कि कितनी ब्रेड इस देश में बनती है। सो आई नीड नॉट टू गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर, आटा, एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं। मुझे गेहूं, आटा, लेबर, बीज, इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने ब्रेड कैलकुलेट कर लिया है, मान के चलते हैं आटे से ब्रेड ही बनती होगी, तो अगर हमने ब्रेड कैलकुलेट कर ली तो वी आर अज्यूमिंग कि इसमें सब कुछ आ गया, इसमें मेहनत भी आ गई किसान की, सब कुछ आ गया। फाइनल है, मुझे बीज कैलकुलेट में अलग करूं, या तो मैं सीधे सीधे इंटरमीडिएट काउंट कर लियो, फाइनल काउंट करूं। हम लोग क्या काउंट करते हैं? हम लोग हमेशा फाइनल वैल्यूज काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट इग्नोर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया? ये हो गया नॉर्मल, तीन चीजें। फिर आता है कुछ एनोनिमस चीजें जो बार बार आएंगी। चौथी एनोनिमस क्या है? जैसे एक फार्मर है, अब यहां पे थोड़े लॉजिक यूज करने पड़ेंगे। जैसे फार्मर है, वो फार्मर है और वो गुड्स बनाता है ना, मुझे आंसर देना। फार्मर इज प्रोड्यूसिंग गुड्स, उसने 50 केजी ही बन पाया, बड़ी हालत बुरी चल रही है, कुछ सूखा आ गया, बारिश नहीं हुई, ड्रॉट कंडीशन बन गई देश के अंदर, एंड देयर इज अ फार्मर हु इज प्रोड्यूसिंग, वैसे तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बट दिस टाइम ही प्रोड्यूस 50 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एंड ही एंटायरली कंज्यूम द गुड्स फॉर फॉर हिज फैमिली। उसने पूरे गुड्स खुद ही कंज्यूम कर लिए, उसने एक भी नहीं बेचा, सेल्फ कंजम्पशन हो गया उसके गुड्स का। ठीक है, ये वो एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कि फार्मर ने 100 किलो गुड्स बनाए, जिसमें से वो मान के चल रहा था कि भैया 50 क्विंटल तो मेरे लिए ही है। ठीक है, ए फार्मर है, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। देयर इज अ फार्मर ए, उसने बेचारा नहीं कर पाया, सूखा पड़ गया देश में, ही प्रोड्यूस 50 केजीज ऑफ wheat, and there is another farmer B who produce 100 kgs of wheat, but he is assuming, assume क्या, वो नहीं दे रहा भाई, उसको 50 बेचना है, 50 फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नॉट टेल मी किस फार्मर की इनकम इंक्लूड होगी, किसकी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी? ए की या बी की, होगी या नहीं होगी? बताओ, जस्ट राइट योर आंसर। बी की, ए की इंक्लूड होगी या बी की इंक्लूड होगी, और होगी तो कितनी होगी? जस्ट राइट योर आंसर जल्दी से। ये इंटरेक्टिव बनता रहेगा ना, तुम लोग लिखोगे मैप तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। ओके, ठीक है, और लिख लो, लिखो बेटा, जस्ट मेक इट इंटरेक्टिव। जितने लोग दिख रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो मतलब आधे लोगों ने भी नहीं लिखा। आई गॉट बहुत सारे आंसर्स। आ रहे आंसर्स और ओके। अब देखो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट नथिंग, किसी ने भी नहीं दिया ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे ऊपर चैट चले गए, मैं जो देख रहा था उसमें मैं एक बार और देख लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। यस, चलो अब यहां देखो, तो सबने ऑलमोस्ट एक कॉमन सा आंसर दिया। कॉमन आंसर है, इसका तो इंक्लूड नहीं होगा, बेचारे ने खुद ही कंज्यूम कर लिया। इसका इंक्लूड होगा 50, क्योंकि 50 उसने अकेले ने खा लिया था, है ना। मैंने बोला कॉमन सेंस, कुछ चीजें एनोनिमस आएंगी तुम्हारे सामने। ऐसे मानो तुम लोग कि कुछ और आंसर्स आने शुरू हो गए, तो लेट टाइप करते हो तुम लोग।
हाँ, वही सेम आंसर है, और बाकी जितने भी आंसर है भी सेम है। एक मान के चलो मेरी खुद के घर में एक जनरल स्टोर है, ठीक है। अब वो जन या मान लो तो मैं ही फार्मर हूं, है ना, मैं फार्मर हूं, मैं खेती करता हूँ हल वल लेके, ठीक है। तो मैं जाता हूँ खेती करता हूँ और मैं गेहूं प्रोड्यूस करता हूँ, और मैं गेहूं प्रोड्यूस करता हूँ 200 क्विंटल, जिसमें से 200 केजी, जिसमें से 50 किलो मेरे यहां लगते हैं। तो तुम लोग क्या उम्मीद करते हो कि बीइंग अ फार्मर मैं पहले अपने 200 किलो गेहूं बेच दूं, और फिर मैं जाऊं मार्केट में और एक दुकानदार या फार्मर को पकड़ू कि दादा मैं तो इंसान भी तो हूं फार्मर के साथ साथ, बट अब मैंने अपना मुखौटा उतारा, अब मैंने अपने कपड़े उतारे फार्मर के, मैं एक नॉर्मल कपड़े दो लोग हो गए ना यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से, तुम एक नॉर्मल इंसान बन गया, मैं गया मार्केट में फिर से शक्ल वकल बदल के चेहरे पे मास्क लगा के कि भैया मैं तो दूसरा इंसान हूं, मैं फार्मर नहीं हूं, अब मुझे गेहूं खरीदने हैं, तो मैं उसे 50 किलो गेहूं खरीद लूं, ये चाहते हो तुम लोग? नहीं। इफ आई एम अ फार्मर, तो मेरा बनाया हुआ हर एक गुड किसके लिए होगा? मेरा बनाया, इफ आई एम अ फार्मर, मेरा काम ही है प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना। फार्मर का मतलब ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना है, वो शौक के लिए थोड़ी बनाता गुड्स, वो बनाता है बेचने के लिए। लेकिन अगर वो बेचने के लिए बना रहा है, उसको 50 किलो लगते हैं, तो वो किससे खरीदेगा? वो खुद से खरीद लेगा। लेकिन जब हम खुद से खरीद लेते हैं तो अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं होती, अकाउंट्स में नहीं होती। लेकिन इकोनॉमिक्स, क्योंकि अकाउंटिंग में एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्यूट्रल हो जाएगा, नल हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, बिक भी गया, लेकिन हम सबको अलग कोई सेल्स रिसिप्ट को लेके नहीं चलेंगे। हम क्या मानेंगे? दिस 50 kg इज productive activity and this entire 100 kg is productive activity। तो फार्मर है सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाता है, तो भी वील इंक्लूड द गुड्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, हम काउंट करेंगे। खुद सोचो भाई, फार्मर अपने ही गुड्स खरीद लिए, और खरीदेगा, वो भूखा थोड़ी रहेगा, या अपने गुड्स बेच के फिर थोड़ी 50 किलो खरीदने जाएगा गुड्स, क्यों खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा। तो अगर हमने गुड्स बनाए और गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने यूज कर लिए, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इसी से रिलेटेड अनोनिमस दूसरा, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी होती है? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं या समझाता हूं, जो हम रेगुलर करते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल, मेरे घर में पीछे गार्डन में, किचन गार्डन है, वहां मैंने ऐसी एक दिन कुछ बीज बो दिए और वहां पे कुछ सब्जियां हो गई, और मैंने वो सब्जी प्रोड्यूस कर ली, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होंगे? तो आंसर होगा ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो किचन गार्डन इज नॉट माय प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो आउट ऑफ हॉबी बना। और मैंने सपोज अपने दोस्त को बेच भी दी तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भले वहां पे ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन दैट इज नॉट माय रेगुलर जॉब, वो मेरा रेगुलर जॉब नहीं होता। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कौन सी चीजें काउंट होती है? जो रेगुलर जॉब होता है। ये हो गए एनोनिमस चीजें, यहां तक समझ में आया? फिर एक और चीज, फिर कुछ और कॉमन सेंस की चीजें आएंगी जो तुम लोग को समझ, अभी अपन सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, तुम लोग को बस यस नो लिखना है, कौन सी चीजें इंक्लूड होगी मैं समझा दूंगा। एक आता है जब हम कोई गुड्स खरीदते और बेचते हैं, तो कई बार वो खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग, हमें दिखता है कि वो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, बट हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट है। इफ यस, देन वील इंक्लूड द सेम इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, अदरवाइज नॉट। वो क्या है? वो है जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो अगर हमने सेकंड हैंड गुड्स खरीदा या बेचा, सो दैट वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि सेकंड हैंड गुड ऑलरेडी बिक चुका है या खरीदा जा चुका है। ये हो गई एक चीज याद रखना। बट सेकंड हैंड, देखो सेकंड हैंड गुड्स ऑलरेडी बिका हुआ है, उसमें कोई नई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने वो गुड खरीद लिया, मेरी एक स्कूटर, मेरी बाइक है, स्कूटर है, 70,000 की, 70,000 की है, मैंने उसको यूज करा, करते 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 उसकी प्राइस 30,000 हो गई है, एंड आफ्टर 30,000 ऑफ प्राइस मैंने उसको 30,000 में बेच दिया। तो मैंने मेयरली सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इनकम करा है, मैंने 30,000 की बाइक दे के 30,000 ले लिया है, तो सिर्फ कैश और गुड्स का एक्सचेंज हुआ है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है। यहां पे हम उसको इंक्लूड कभी नहीं करेंगे। बट अगर यही चीज कोई पर्सन इन्वॉल्व हो और वो इस चीज के बीच में कमीशन ले लेता है, तो यहां पे एक सर्विस जनरेट, उसने हम दोनों को मिलाया, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, और उसने अपनी सर्विसेज दी, तो वील इंक्लूड द सर्विसेज इन नेशनल इनकम। सर्विसेज काउंट होती है नेशनल इनकम में, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज और बताता हूं, फिर हम लोग करते करते सीख लेंगे इस चीज को, और वो है सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट, एंड दैट पार्ट इज एम्बेसीज वाला पार्ट, ठीक है। एम्बेसीज के पार्ट में क्या आता है, उसके पहले मैं एक और लास्ट बात बताता हूं। डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन में उतना ही अंतर है। हमारे देश में गनने वाले गुड्स
और बाहर से आने वाले गुड्स का। वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर कंपनी हमारे देश में है, ये ध्यान रखना, इफ द कंपनी इज अ फर्म इज इन आर कंट्री, कंपनी हमारे देश की है या नहीं है ये बात अलग रखना। इफ द कंपनीज बिलोंग टू आर कंट्री, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है, इफ विल कैलकुलेट, ये बात ये लिख लो तुम लोग चाहो तो, बहुत ध्यान से लिखना। क्या लिखवा रहा हूं मैं? इफ द फर्म, if the firm is in our country, firm is in our country मतलब हमारी कंट्री में है, तो ये बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी, लिख लो। और दूसरा, फर्म बिलोंग्स टू आर कंट्री, तो ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी, ये डिपेंड करता है कि वो है कहां पे। सपोज कंपनी हमारी ही कंट्री की है बट जापान में ऑपरेट कर रही है, तो हम उसको डोमेस्टिक इनकम अकाउंट, हमारे देश के प्रोडक्शन ही डोमेस्टिक इनकम में होती है, चाहे वो कंपनी बाहर की ही क्यों ना हो। इतना दिमाग में एक बात बैठा लो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, एप्पल हो, एप्पल यहां पे आके अपना प्रोडक्शन यूनिट डालता है इंडिया में अंदर, हम क्या बोलेंगे? हमारे देश की इनकम जनरेट हुई। बट जब वो प्रॉफिट अर्न करके ले जाएगा तब वो अलग बात है। हमारे यहाँ की कंपनी टाटा, वो जाके जापान में अपना प्रोडक्शन यूनिट डालती है, भली वो हमारे देश की कंपनी, हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम अकाउंट नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी में वो भी काम नहीं कर रही है, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में वो नहीं। फर्म बिलोंग टू आर कंट्री एंड फर्म इज इन आर कंट्री का डिफरेंस समझ लो बस। तो डोमेस्टिक इनकम क्लियर हो जाएगा, नेशनल इनकम तो वैसे ही क्लियर है, नेशनल इनकम मतलब जो बाहर से आ रही है। अब इसको समझते हैं, फर्म के अलावा अगर ये फर्म ना होके एम्बेसी बन जाता है, तो मुझे बहुत सारे बच्चे हर साल इतने डाउट पूछते हैं एम्बेसी से रिलेटेड। मैं तुम्हें एक लॉजिक समझा रहा हूं, हर चीज को हर एक लॉजिक समझाता हूं कॉमन। अगर कोई कंपनी बाहर की कंपनी है, मैं नाम दे देता हूं एक्स वाई जेड, मुझे सिर्फ यस और नो बताना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। एक्स वाई जेड है, ये कंपनी यूएस की कंपनी, बट अभी कहां पे काम कर रही है? इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है। तो इनकी जो इनकम होगी, इनका जो प्रोडक्शन होगा, इनका जो रेवेन्यू अर्न करेंगे, क्या वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? कंपनी यूएस की है, काम कर रही है इंडिया में, एक्स वाई जेड, तो क्या हम इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो देयर इन चैट बॉक्स। क्या बात है, हम डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे क्योंकि वो हमारी यहां की है ना। अब इसको एम्बेसी में डाल देते हैं। ऐसे समझना कि मैं फिर से एक कोशिश करता हूं इंडिया का मैप बनाने की, है ना, कोशिश करी, दिख रहा होगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता, मेरी ड्राइंग इससे ज्यादा अच्छी है नहीं। मान लो यहां पे कहीं पे एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी का नाम है न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली इज द टेरिटरी। इतना खराब जब बनी रहा है तो मैं उसको सिंपल ही बना देता हूं यार, मैं क्यों ऐसी चीज ट्राई करूं जो मैं नहीं कर सकता। वो है ड्राइंग, दिस इज न्यू दिल्ली, ठीक है। चलो अब देखना, वो टेरिटरी के अंदर एक स्टेट, अपने यहाँ एक न्यू दिल्ली नाम की जगह है। जितनी भी एम्बेसीज होती है, एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी होती है एक ऐसी सर्विस एजेंसी जो दूसरी कंट्री की होती है। ऐसे मानना कि मुझे यूएस जाना है, अब मुझे यूएस परमिशन चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भैया परमिशन कौन देगा? यूएस वाले देंगे। तो बोलो ठीक है यूएस जाने दो, परमिशन मिल जाएगी। तो बोलेंगे इतने होशियार नहीं बनना बेटा अभी। वो क्या बोलेंगे, एक काम करो, हम तुम्हें यही परमिशन देंगे, अगर परमिशन मिलने लायक होगी तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। और मैं बोलता हूं भाई परमिशन तुम्हें चाहिए, तो मुझे परमिशन यूएस जाने के लिए यूएस के लोग ही दोगे, तो वहां जाना पड़ेगा, तो वो वहीं जाके तो नहीं ले सकते। उन्होंने बोला ठीक है काम करो, अपना एक ब्रांच, एक एजेंसी यहां बैठा देते हैं, हम उसको एम्बेसी नाम देते हैं। वो तुम्हें वहीं चेक करेगा और वहीं तुम्हें सारी परमिशन देगा या नहीं देगा, डिपेंडिंग ऑन
तुम्हारी कंडीशन कि तुम्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, देख लेते हैं। तो मैं एम्बेसी के अंदर गया। एक चीज ध्यान में रखना, द टाइम, द डेट, द मोमेंट मैंने एम्बेसी के गेट के अंदर कदम रखा, मैं एम्बेसी के अंदर आ गया, तो वो अब एम्बेसी इंडिया में नहीं है। अब मैं कहां आ गया? मैं यूएस में आ गया। समझ में आया? फिर से समझना, जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, अब वो इंडिया नहीं है, अब वो यूएस है। वहां सब कुछ यूएस होगा, वहां यूएस का झंडा, अच्छा मैं मजाक नहीं, वहां यूएस का झंडा होगा, वहां यूएस के रूल चलेंगे, वहां हो सकता है यूएस का नेशनल एंथम हो, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, समथिंग विल फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर, क्योंकि वो अमेरिका है। तो न्यू दिल्ली के अंदर अगर एक छोटी सी जगह में यूएस की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, लेकिन हम इस छोटी सी जगह को क्या मानेंगे? हम इसको मानेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिंपल। अब यहां जो भी हो रहा है वो कहां हो रहा है? देखो, बोलना है लेकिन तुम सोच के करोगे तो चीजें कभी डिफिकल्ट नहीं, बोलना आसान लगता है। कहां हो रहा है? अमेरिका के अंदर। ठीक है। अब सपोज ये ऐसे मानना कि बोर्ड पे देखो, यूएस, अगर कोई इंसान यूएस में काम करे और उन्हें सैलरी मिले, तो क्या हम उस सैलरी को डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम कहां कर रहा है? यूएस में कर रहा है, इंडियन है, यूएस में काम कर रहा है। सपोज वो पैसा लेके इंडिया आता है ना, इनकम अर्न करके इंडिया लाता है, या इंडिया के लिए काम कर रहा था वहां पे, लेकिन काम तो वहां पे कर रहा है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कंट्री कौन सी है? यूएस की कंट्री है। तो वो जो भी पैसा देंगे वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में तो काउंट होगा, फीफा में। तो फीफा में काउंट हो जाएगा, तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। नेशनल इनकम में पार्ट कैसे बनने वाला है? फीफा के अंदर। वैसे ही अगर कोई बंदा इंडिया में यूएस की एम्बेसी में काम करता है, तो हम उसे कहां काम करता हूं मानेंगे? हम उसे माने, वो इंडिया में नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे ही उसने कदम रखा एम्बेसी में काम करने के लिए, वो कहां चला गया? मेंटली, फिजिकली वो यूएस में है, वो बिल्कुल इंडिया में नहीं है। वो सिर्फ खाना खाने इंडिया जाता है, रोज अप डाउन करते हैं, मान लो यूएस से अप डाउन डेली, बड़ा अमीर आदमी है वो, तो वो यूएस में अप डाउन कर रहा है, तो अभी कहां पे? यूएस में। हम उसको मानेंगे नहीं वो इंडिया में। अब अगर एम्बेसी उस पर्सन को सैलरी देती है, तो क्या हम उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे? हम करेंगे, क्योंकि वो पैसा लेके रोज अप डाउन करता है, शाम को पैसा लेता है, वो घर आता है दौड़ दौड़ के, बोलता है मैं यूएस से कमा के लाया पैसा। तो जो यूएस से कमा के लाया तो हमारा पार्ट नहीं है, वो डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है, वो नेशनल का पार्ट बन जाएगा। सेम तरीके से अगर कोई, लास्ट बात, फिर हम लोग न्यूमेरिकल उस पर आते हैं, प्रैक्टिकल पे, जो हमें आज करना है। सपोज कोई एम्बेसी यूएस में, उल्टा करते हैं, और वो एम्बेसी इंडिया की है। अब यूएस में हमारी, बाकी एम्बेसी में क्या मतलब है? और वो एम्बेसी यूएस में इंडियंस को सैलरी दे रही है, तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? सोचो। होगा। क्यों होगा? भले ही एम्बेसी यूएस में है, बट जैसे ही इंडियन यूएस के अंदर हमारी एम्बेसी में कदम रखता है, उसे क्या पता चलता है कि मैं तो इंडिया में हूं, मैं तो यूएस में नहीं हूं। तो वो कहां चला गया? वो इंडिया में। इंडिया इंडियंस को सैलरी दे रहा है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम दोनों में काउंट होगा। अब वो इंसान, इंडिया की जो एम्बेसी है, वो यूएस के लोगों को सैलरी दे रही है, तो क्या डोमेस्टिक में काउंट होगा? इसको ऐसे समझना, क्या इंडिया के अंदर काम करने वाले, मैप को देखो, इंडिया के अंदर काम करने वाले किसी एमएनसी, लिख देता हूं, किसी एमएनसी के किसी पर्सन को, इंडिया के अंदर काम करने वाले को सैलरी मिली, तो क्या हम उसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे? इंडिया के अंदर है तो हम उसको काउंट करेंगे। तो अगर ये एमएनसी ना होके यहां की एम्बेसी हो गई, तो भी तो हम इसे इंडिया ही मानते हैं। तो इंडिया की एम्बेसी अगर यूएस में है और वहां कोई फॉरेनर या एमएनसी या कोई भी इंसान वहां पे एंगेज होता है और हम उसको पैसा देते हैं, तो हम उसे क्या मानेंगे? हम उसे क्या मानेंगे? वो इंडिया का ही पार्ट है, तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। बोलने का मतलब, जब एम्बेसी वर्ड आए तो ये देखना, ये मत देखना एम्बेसी कहां सिचुएटेड है, काट देना उस लाइन को, दिमाग से हटा देना। ये देखना एम्बेसी कहां की है, और जहां की है मान लेना ये वहीं पे है। वो कंफ्यूज करने के लिए कहेगा, अ पर्सन इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान, कहां पे? छोड़ दो,
कहां की एम्बेसी? इंडिया। तो मान लेना वो इंडिया में काम कर रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, वहीं काट देना। एग्जामिनर बोले क्यों काटा? बोला से झूठ लिखते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। इंडियन एम्बेसी जापान में हो ही नहीं सकती। वो बोलेगा नहीं होती है, मैंने देखी, मेरे को वीजा मिला। तो आप भी झूठ बोल रहे हो सर, हम तो नहीं मानेंगे। इंडियन एम्बेसी इंडिया में है, तुम्हारा पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं यस और नो के साथ 5-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तुम लोग बताते जाना क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या चीजें एक्सक्लूड होगी, यहीं पे समझते जाएंगे। ठीक है, पहला, 5 चीजें हैं जो शायद यस और नो, बट कैसे लिखोगे? यस कॉमा नो कॉमा यस, यस जो भी लिखना है ना, बट कॉमा लगा के एक बार में लिखना प्लीज, मल्टीपल टाइम मत लिखना, बहुत सारी चैट है ऊपर चली जाती है। सिर्फ तुम्हें यस और नो लिखना है कि चीजें इंक्लूड होती है नहीं होती। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक, इसमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती। चलो मैं तो बताता हूं, मैं तुमसे लिखवा क्यों रहा हूं। इट इज नॉट कि मुझे तुम्हारे आंसर्स चेक करने हर बार, तुम्हें भी अपने आंसर्स कई बार चेक करना होता है। क्या होता है, हम सोचते कुछ और है, लिखते टाइम हम फाइनली जो आंसर लिख दिया दैट इज आवर आंसर। ये होता है हमारे साथ। तो यहां पे लिख देने के बाद तुम्हारी भी क्लैरिटी आएगी कि हम सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे। चलो, अगेन एज पर दी सिस्टम, पहली बार में कोई सही नहीं लिखता, हमने किसी सही नहीं लिखा। एक आध कंफ्यूजन हो सकता है सिर्फ नेशनल लेटर इंटरेस्ट का, वो थोड़ा सा नया है, बाकी सब चीजें कॉमन होनी चाहिए थी। चलो अब देखते हैं। फर्स्ट इज अब देख लो, ध्यान दे दो, ठीक है, होगा है ना, बाकी जिन लोगों ने भी लिखा है यहां ध्यान दो सब लोग। एक बार और चेक कर लेता हूं किसी ने सही तो नहीं लिख दिया। चलो जस्ट लुक एट हियर। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, नया घर बना। सीधी बात है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई, नया घर बना है तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। यस, ऑलमोस्ट सब लोगों ने यस ही लिखा है। पहला आंसर तो मुझे दिख रहा है लाइन से, एवरीवन रोट यस ओवर देयर। सब लोगों ने यस लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन क्योंकि नया घर बना है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हुई है। दूसरा, अच्छा यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूं, अगर हमने सेकंड हैंड घर बेचा है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। जो सेकंड हैंड गुड्स काउंट नहीं होते, सेकंड हैंड घर भी काउंट नहीं होता। ठीक है, रीजन बाद में, अभी जब आएगा वाला पॉइंट। दूसरा है विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज एंड क्रॉसवर्ड और कॉन्टेस्ट इन विंडफॉल गेन्स। ये सारी चीजें तो पता है, एक वर्ड विंडफॉल गेन शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा। विंडफॉल गेन, विंड फॉल, हवा के साथ उड़ता हुआ आया कोई गेन, ऐसा कोई प्रॉफिट जो अचानक मुझे मिला, विंडफॉल के साथ मेरे शेयर के प्राइस बढ़ गए, या कुछ भी ऐसा हुआ जिससे या कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गेन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने कोई उसके लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी, बट अचानक मेरे सामने आ गया, नोन एज विंडफॉल गेन्स, लॉटरी एंड ऑल। तो ऐसा कोई भी गेन, ऐसा कोई भी प्रॉफिट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। लॉटरी से जीता वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लक की चीजें नेशनल इनकम काउंट नहीं होती। थर्ड है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर्स। ट्रेडर के साथ कोई भी स्टॉक अगर पड़ा हुआ है तो भी वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। फिर समझना, तुमने स्टॉक खरीद लिया, खरीदा हुआ है, ठीक है, ऐसे मानना कि मैंने ये मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस में एक मोबाइल खरीदा हुआ है। अब जब खरीदा, दो चीजें हो सकती है, वैसे तो नहीं होती दूसरी चीज, और मान लेते हैं या तो इसका प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा। मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं। अगर ये मोबाइल ना होके एक रॉ मटेरियल, मैंने तो पैसा दे दिया ना, तो मेरी प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही खत्म हो गई। जो ट्रेडर है उसने एक रॉ मटेरियल खरीद के अपने पास रख लिया, अब वो रखे रखे उसका प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, दोनों केसेस में नेशनल इनकम में क्या फर्क आएगा? वो तो उसके पास स्टॉक रखा हुआ, तो प्राइस इंक्रीज है प्राइस डिक्रीज का नेशनल इनकम में फर्क नहीं आता। यहीं पे लिख लो चाहो तो, जो थर्ड वाला पॉइंट है उसमें, अगर यही चीज स्टॉक शेयर का होता, सपोज मैंने शेयर खरीदे, खरीदे एक पर्टिकुलर प्राइस पे और शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। ऐसी कोई भी चीज जो हमने परचेस कर ली है और उसकी वैल्यू अप या डाउन होती है तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, वो कभी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा। फिर आता है नेशनल डेट इंटरेस्ट।
हालांकि ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं बचा, बट एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था सिलेबस हटने के बाद भी, इसलिए बताता हूं। नेशनल रेट इंटरेस्ट मतलब ऐसा कोई भी इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, या तो किसी फाइनेंशियल एजेंसी को, दूसरी कंट्री की फाइनेंशियल एजेंसी को, दूसरी कंट्री को। नेशनल डेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट कहलाता है। तो नेशन का जो डेट है उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं। तुमने ऐसे मान के चलना, दो चीजें बताता हूं इससे रिलेटेड, तुम्हारे कभी भी फॉर्मूले में नहीं आएगी। तो जो चीजें तुम्हारे फॉर्मूले का पार्ट है ही नहीं, प्लस या माइनस, वो कभी नेशनल इनकम में नहीं आने वाली, एनोनिमस चीजें छोड़ के। तो नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐसा कोई भी इंटरेस्ट जो नेशन देता है, गवर्नमेंट देती है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम। गवर्नमेंट की ये इंटरेस्ट कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। फिर लास्ट आता है रेंट फ्री हाउस गिवन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को देने वाला रेंट फ्री हाउस। बहुत सारे बच्चों ने इसको नो लिखा हुआ है, ये नो नहीं है, मैंने अभी बताया। किसी बच्चे ने बोला पेन शायद लाइट चल रहा है, मैं इसको डार्क कर देता हूं। सैलरी मिली किसी को, अरे खोल, सैलरी मिली 25,000, प्लस एम्प्लॉयर बोलता भैया सिर्फ सैलरी नहीं देंगे, काम कर लो और भी चीजें देंगे। क्या क्या देंगे? हम तुम्हें एक घर देंगे रेंट का 5,000 रुपए का, तुम्हें उसके लिए पैसा नहीं देना है, ठीक है। प्लस हम तुम्हें कार देंगे 2,000 रुपए पर मंथ का, उसका पेट्रोल भी हम डालेंगे। प्लस हम तुम्हें कॉफी पिलाएंगे, उसका भी 1,000 रुपए की कॉफी पी जाओगे। तो तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तुम्हारी सैलरी होगी 33,000। तो रेंट इज अ पार्ट ऑफ, रेंट फ्री हाउस गिवन बाय एम्प्लॉयर इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। दे तो रहा है पैसा, तो मिल तो रहा है पैसा, कैश में नहीं मिल रहा, काइंड में मिल रहा है। तो जो भी चीजें काइंड में मिलेगी वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, चार छह चीजें लिखी मैं तुम्हें ऐसे ही बताते जाता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग का लिखने का टाइम वेस्ट ना, तुम लोग अपने मन में सोच लेना। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके सब कुछ करेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। सोचो थोड़ा, प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक है और इंडिया के अंदर है। फॉरेन बैंक हो, फॉरेन पर्सन हो, फॉरेन फर्म हो, कुछ भी हो, एम्बेसीज को छोड़ के, है ना। तो इंडिया का मैप मैं फिर से बना देता हूं कोशिश करके। इंडिया का बैंक है, यहां पे कोई फॉरेन बैंक थे जो काम कर रहे थे। जब उन्होंने प्रॉफिट अर्न कर लिया और हमने डोमेस्टिक इनकम निकाला, तो हम क्या बोलेंगे? यस, इट्स अ पार्ट ऑफ आर इनकम, क्योंकि देश के अंदर है। लेकिन जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब लोग भाग जाएंगे, और हमारे कुछ बाहर के लोग हैं वो आ जाएंगे। तो हम इन्हें माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के फॉर्म में, और इन सब लोगों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है? ये फीटा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाला। दूसरा देखो, दूसरा पढ़ो, परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट अगर यहां पे आके परचेज करते हैं कोई चीज, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? ऐसा समझना कि फॉरेन टूरिस्ट अगर यहां पे आते हैं और परचेज करते हैं, तो हम उसको वैसे ही लेंगे जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो वो खरीदा बेचा है, तो चीजें अगर खरीदी बिकती है, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है फॉरेन टूरिस्ट, लेकिन वो नेशनल इनकम का पार्ट बनने वाला है। फिर है रेंट रिसीव बाय इंडियन रेसिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ो, पहले आगे का पढ़ते हैं, मैं इसका अलग से समझाऊंगा। फिर है पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर एंगेज बाय फर्म। एक लॉयर को फीस दी है, तुम्हारे पीपीटी भी शो हो रहा होगा, फर्म ने, है ना। अब ऐसे इसमें दो चीजें आती है। अगर फर्म ने, मैं बोलता हूं फर्म ने ये पेन बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना ये चीज, दो दो ये दो तीन चीजें और करेंगे फिर आई लीव। अगर फर्म ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉयर वाला, फर्म ने पेन बनाया, और फर्म ने पेन बनाने वाली कंपनी है, कंपनी का नाम है आर्टलाइन। आर्टलाइन पेन बनाती, बहुत सारे पेन बनाती है। इस आर्टलाइन कंपनी पे कभी ना कभी केस होता रहता है, कोई ना कोई केस करता है, सर पेन खराब चल गया, पेन की निब वो हो गई, लीड लीक हो गई, मेरे शर्ट खराब हो गया, मुझे पैसा चाहिए, कॉम्पनसेशन चाहिए। तो कंपनी बोलती नहीं, ऐसा हर बार कंपनसेशन देते रहेंगे तो मर जाएंगे। तो कंपनी ने एक लॉयर अपॉइंट कर दिया, लॉयर की सैलरी XYZ 50,000 रुपए सैलरी देते हैं। मुझे बताओ ये पेन की जो कॉस्ट है, उसमें कंपनी के लेबर की कॉस्ट, कंपनी के मैनेजर की कॉस्ट, कंपनी के लॉयर की कॉस्ट सब इंक्लूडेड तो होगी। भाई लॉयर का कंपनी अलग से पे कर रही, तो भी कंपनी उसको किस में इंक्लूड कर लेगी? कॉस्ट में।
तो कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया, मतलब लॉयर की फीस क्या हो गई? तो लॉयर की फीस हो गई है सीधी सीधी इंटरमीडिएट कॉस्ट। समझ में आया? अगर यही लॉयर, दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर यही लॉयर खुद की प्रैक्टिस करे और पैसे अर्न करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। खुद की प्रैक्टिस नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, किसी के अंडर नहीं है, प्लस वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं है। लेकिन अगर वो किसी फर्म के अंडर लॉयर है और फर्म उसे सैलरी देती है तो वो इनकम नहीं बनेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर। तुम लोग ही सोच लो यार फ्री मेडिकल फैसिलिटी का क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? 10th पॉइंट है फ्री मेडिकल फैसिलिटी। तुम लोग सोचो, अभी जैसे अपन ने खाने का लिया या अपन ने अभी रेंट फ्री हाउस लिया, तुम लोग बताओ फ्री मेडिकल फैसिलिटी इंक्लूड होगी या नहीं होगी? वाई भी लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो, सोचो जल्दी से। जल्दी बताओ। रेंट इंक्लूड होता है? कोई कंपनी खाना दे, कहां गया, हटा दिया मैंने। कोई कंपनी खाना दे, यस सब लोगों ने ऐसे खाना दे तो इंक्लूड होता है, कॉफी दी तो इंक्लूड होता है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी। अब आता है रेंट रिसीव बाय इंडियन रेसिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेनर्स इन इंडिया। ये समझना अननेसेसरी का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। रेंट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसको ऐसे मान के चलना। अननेसेसरी क्रिएट करा हुआ कंफ्यूजन के पीछे मत भागना। रेंट है ना, इंक्लूड हो जाएगा। मैं क्यों बोल रहा था, बातें पढ़ाऊंगा। एक और चीज आती है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना ये चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे गलती करते हैं हम लोग। अगेन मुझे तुम्हारा यस और नो चाहिए, सोच टाइप पे रखना अपनी उंगली कीपैड पे और मुझे से बताना इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, हम अपने ही घर में रह रहे हैं तो भी क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? वो रेंट दे नहीं रहे किसी को, बट एक रेंट जनरेट हो रहा है, हम अपने घर में रहते हैं। इज दिस द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम? क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? सोचो जल्दी। चलो, कुछ बच्चों ने यस लिखा, कुछ बच्चों ने एज यूजुअल नो लिखा। मिक्स आंसर्स, मिक्स रिस्पॉन्स हमेशा आएंगे, तो ज्यादातर बच्चों ने नो लिखा। समझो भैया, जिन लोगों ने यस लिखा बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो, जिनने नो लिखा समझ लो ज्यादातर बच्चों ने क्यों नो लिखा। रेंट ऑफ, हम अपने ही घर में रह रहे हैं तो भी रेंट जनरेट होता है। अभी क्यों होता है? ये कार के केस में नहीं होता, ये बाकी किसी एसेट के केस में नहीं होता, सिर्फ घर के केस में होता है। क्यों घर के केस में होता है? क्योंकि प्रॉपर्टी, लैंड इज द ओनली थिंग जो अप्रिशिएट होती है, एक ऐसा एसेट जो अप्रिशिएट होता है। बाकी सारे एसेट्स हमेशा डेप्रिशिएट ही होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, दुनिया, भगवान ने एक ही चीज तो लिमिटेड बनाई, वो जमीन, बाकी सब अनलिमिटेड है। जमीन कभी नहीं बढ़ने वाली। लिमिटेड का मतलब उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, जमीन ही ऐसी चीज है। तो जमीन के ऊपर जो रेंट जनरेट होता है, वो जमीन के ऊपर जो चीजें वो हमेशा लिमिटेड होंगी। तो अगर हम अपने घर में रहते हैं तो घर की वैल्यू बढ़ेगी। तो माना जाता है जो घर है तुम्हें सर्विस दे रहा है, अगर वो घर हम किसी को रेंट पे देंगे 10,000 रुपीज में तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि माना जा रहा है घर ने सर्विस दी उस पर्सन को जो वो उस घर में रह रहा था। हमने घर का पैसा नहीं लिया है, हमने घर की वो सर्विस का पैसा उससे ले लिया कि भाई घर तो सर्विस दे रहा है, तुझे महीने भर के लिए रहने दे रहा है, छत दे रहा है, तो उसका पैसा देना पड़ेगा। अब वो घर पे मैं रह रहा हूं, मेरा ही घर है, तो भी भैया घर है, मकान है, वो सर्विस तो दे रहा है तुम्हें, तो वो छत है तुम्हें सर्विस दे रही है, ऐसा माना जाएगा। तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। होम इज दी ओनली केस जहां पे हम खुद भी अगर रह रहे हैं तो भी हम मानेंगे कि हम उसमें रेंट पे करते हैं। दो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, बट एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी कहां दिखती है? जब हम घर का वेल्थ टैक्स हम पे करते हैं तो दिखती है। हर साल एडिशनल वेल्थ पे गवर्नमेंट तुमसे एक टैक्स ले लेगी, भैया अपने घर में रह रहे हो टैक्स दे दो। गवर्नमेंट तुमसे टैक्स ले लेती, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट नगर निगम हम लोग जाके टैक्स पे कर देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो लास्ट 5 और करते हैं फिर विल फिनिश। 5 हो जाएंगे अभी।
या टाइम हो गया है? 5 कर लेते हैं यार, 5 तो कर ही सकते हो तुम लोग, फिर छोड़ना है ना जल्दी से। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कभी नहीं होगा। जो भी चीज गिफ्ट के फॉर्म में आती है ट्रांसफर आता है, क्योंकि ट्रांजैक्ट मैंने कहा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की है लेकिन बाहर काम कर रही है, तो जब वो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्यों इंक्लूड कर लेंगे नेशनल इनकम में? क्योंकि क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी बाहर काम करती है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड कर लेंगे। अगर ये इंडिया में होती बाहर की कंपनी ऑस्ट्रेलिया के, तो माइनस कर देते। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड याद रखना। 13 होल्ड करो 2 मिनट के लिए। सब्सिडाइज लंच सर्व टू द वर्कर्स, कॉफी देते हैं, मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, रेंट देते हैं, सब्सिडाइज को भी हम काउंट कर लेंगे। 15 इज ओल्ड एज पेंशन। पेंशन से रिलेटेड दो चीज समझना, अगर पेंशन ओल्ड एज को हम दे रहे हैं तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती ओल्ड एज पेंशन, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि यार बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है उनके दवा पानी के लिए कुछ खर्चे के लिए वी डोंट हैव इनफ मनी सो विल गिव देम, हम उन्हें कुछ पैसा दे देते हैं, सरकार उन्हें पैसा देती है ओल्ड एज पेंशन की। फिर एक आता है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन नेशनल इनकम में काउंट होती। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि रिटायरमेंट पेंशन को हम एज अ नॉर्मल ट्रांसफर पेमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, प्रोडक्टिव आवर्स दिए हैं, तो अब जो वो रिटायर हो गए तो भी कंपनी को, फर्म को या गवर्नमेंट ऑफिस को या जो भी पब्लिक सेक्टर उनको जो पैसा दे रही है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, उस पर टैक्स भी पे होगा उनके थ्रू जो भी स्लैब में वो लोग आते हैं। तो रिटायरमेंट पेंशन मतलब वो काम करके रिटायर हुए, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी चल रही है अभी भी मान लेना, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के प्रोडक्टिव आवर्स तुम्हें दे दिए, अब वो आराम कर रहे हैं तो भी वो दे चुके हैं, उनका पैसा नेशनल इनकम में काउंट होता रहेगा। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मतलब सिर्फ इसलिए पैसा मिल रहा है कि यू बिलोंग टू ओल्ड एज, तुमने काम करा हो नहीं करा हो एक ओल्ड एज पेंशन मिलती है, सरकार देती है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। अब आते हैं सैलरीज रिसीव बाय, मुझे सिर्फ इसका आंसर तुम लोगों से ही मैं समझ में आ जाएगा तुम आया कि नहीं आया। सैलरीज रिसीव्ड बाय, ध्यान से देखना, इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। कहां है कोई मतलब नहीं है, कहां की है इससे मतलब है। हाँ मुझे बताओ, इंडियन एम्बेसी, इंडियन वर्कर्स हैं वो रशियन एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है वहां काम कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंट होगा या नहीं होगा? जो साइड यस और नो हम एंड करेंगे समझाने के बाद। इसे समझ में आएगा तुम लोग कितना समझ में आया? क्या बात है। तो ऑलमोस्ट सबने इस बार, खा तो चलो गलती हो ही जाती है, ऑलमोस्ट सबने लिखा है यस इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि वो क्यों होगा भाई नेशनल इनकम का पार्ट? पहले समझ लो अगर होगा तो, क्योंकि एम्बेसी कहां की है? रशिया की, काम कर रही है इंडिया में, तो हम उसको नेशनल इनकम में लेंगे क्योंकि इंडियंस को पैसा मिल रहा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है। भले ही वो दिल्ली में एम्बेसी से पैसा निकल के बाहर ले जाता है, हम उसको मानेंगे अब्रॉड से पैसा लेके आया है। और अगर वो रशियंस को पैसा देंगे इंडिया के अंदर तो काउंट नहीं होगा, ना डोमेस्टिक में ना नेशनल में। रशिया को रशियन पैसा दे रहे, हमें क्या मतलब है? सिंपल है। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि तुम लोग एम्बेसी समझने लगे हो। अब गो एंड गेट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एम्बेसी डन, क्वेश्चन सारे करो एम्बेसी से। अब इनसे रिलेटेड जो भी तुम्हें डाउट्स होते हैं, वैसे बहुत सारे अभी और बचे थे, टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है, टाइम भी हो गया है, इससे रिलेटेड अब जो भी डाउट, अब देखो डाउट, अब ये क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही चीजें बची है अभी कि कौन कौन चीजें इंक्लूड होती नहीं होती, इससे रिलेटेड कुछ चीजें बची है, डोमेस्टिक इनकम भी बचा हुआ है, ठीक है। तो जो भी डाउट आते हैं जब पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो सारे ये डाउट्स हैं, ये डाउट क्यों इंक्लूड होता है। अच्छा, ऑलवेज गो एंड रीड विद द क्वेश्चन व्हाई, क्यों होता है, क्योंकि एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया कि फर्म ने लंच दिया इंक्लूड होता है, तुम्हें समझ में आता है कि रेंट भी होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, कॉफी होता है, टी होता है, कार होता है, सब होता है, क्योंकि तुम्हें एक लॉजिक समझ में आ गया, तुम्हें 10 चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे डीसीएस ग्रुप में, जो भी डाउट होता है हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में आगे का टॉपिक कवर करने वाले, यहीं से इस सीरीज को वॉच करते रहना। कल अकाउंट्स की क्लास है, अकाउंट्स की क्लास है 12 बजे से, मान के चलना
अकाउंट्स में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। सो गो रेस्ट करो आराम से। डू वॉच द क्लास ऑफ अकाउंट्स टुमारो। खुश रहो, अच्छे से रहो। गुड नाइट, शब खैर। चलो।